पुराने शहर की उस तंग गली में एक पीले रंग का मकान था। लोग कहते थे, वहां रहने वाली औरत रात को कभी सोती नहीं थी। पुराने शहर की वो गली दिन में भी कुछ उदास लगती थी। टूटी हुई दीवारें, पुराने मकानों की खामोश खिड़कियां और उन्हीं के बीच खड़ा था एक बड़ा सा पीले रंग का मकान। लोग उस मकान के पास से जल्दी जल्दी गुजर जाते थे। कहते थे, वहां रहने वाली औरत हर रात किसी को चिट्ठियां लिखती है, लेकिन वे चिट्ठियां कभी भेजी नहीं गईं, बरसों से नहीं। उस औरत का नाम था मृणालिनी। लंबे काले बाल, बड़ी शांत आंखें और चेहरे पर ऐसा सौंदर्य जो मुस्कुराना भूल चुका था। दिन भर वो उस बड़े घर में अकेली रहती। उसका पति शहर का बहुत बड़ा व्यापारी था, पैसे वाला, इज्जत वाला, लेकिन दिल वाला नहीं। वो घर में कम और अपने कारोबार में ज्यादा रहता, और जब घर आता तो अपने साथ सन्नाटा ले आता। मृणालिनी ने शादी के बाद धीरे धीरे बोलना छोड़ दिया था। अब वो सिर्फ लिखती थी, डायरी में, पुरानी किताबों के पीछे, कभी कागज के छोटे टुकड़ों पर, जैसे शब्द ही उसका आखिरी सहारा हूँ। उस रात भी बाहर बारिश हो रही थी। मृणालिनी खिड़की के पास बैठी कुछ लिख रही थी। तभी सामने वाले खाली मकान की बालकनी में अचानक रोशनी जली। उसने चौंककर देखा। बरसों से बंद पड़ा वह मकान आज खुला था, और वहाँ एक आदमी खड़ा था। सफेद कुर्ता, भीगे बाल और हाथ में बांसुरी। उसने बिना इधर देखे धीरे धीरे बांसुरी बजानी शुरू की। वह धुन अजीब थी, दर्द से भरी हुई, जैसे कोई बहुत पुराना दुख संगीत बन गया हो। मृणालिनी जाने क्यों उसे सुनती रह गई। उस रात, बरसों बाद, उसे नींद वही बांसुरी फिर बज उठी। अब ये रोज होने लगा। दिन भर की खामोशी के बाद रात को वह आदमी बांसुरी बजाता, और मृणालिनी अपनी खिड़की के पीछे चुपचाप सुनती रहती। दोनों ने कभी बात नहीं की, लेकिन शायद कुछ रिश्ते आवाज के बिना भी बन जाते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बिजली चली गई, पूरा मोहल्ला अंधेरे में डूब गया। सिर्फ सामने वाले मकान की बालकनी में एक लालटेन जल रही थी। मृणालिनी खिड़की बंद करने उठी ही थी कि अचानक हवा से उसकी डायरी के कुछ पन्ने उड़कर बाहर चले गए। वह घबरा गई। बारिश में भीगते हुए सीढ़ियां उतरकर बाहर आई। कागज सड़क पर बिखर चुके थे। तभी किसी ने एक पन्ना उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। वो वही आदमी था। पहली बार दोनों इतने करीब खड़े थे। उस आदमी ने भीगे हुए कागज को देखते हुए धीमे स्वर में कहा, इतना दर्द लोग लिख कैसे लेते हैं? मृणालिनी कुछ नहीं बोली। उसने जल्दी से कागज लिया और मुड़ने लगी। लेकिन तभी वह आदमी फिर बोला, जो बातें किसी से कह नहीं पाते, वही लोग लिखते हैं। मृणालिनी के कदम रुक गए। बरसों बाद किसी ने उसकी खामोशी पढ़ ली थी। उस रात उसने बारिश का मौसम जैसे उस शहर में ठहर गया था। अब हर रात पीले मकान की खिड़की खुलती, और सामने वाली बालकनी में वह आदमी बांसुरी लेकर बैठ जाता। मृणालिनी ने अब तक उसका नाम नहीं पूछा था, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसे नाम जानने की जल्दी भी नहीं थी। कुछ लोग पहले एहसास बनते हैं, पहचान बाद में। उस रात भी वह अपनी डायरी लेकर खिड़की के पास बैठी थी। सामने वही धीमी बांसुरी बज रही थी। तभी अचानक नीचे गली में एक छोटा लड़का आया। उसके हाथ में मुड़ा हुआ कागज था। उसने ऊपर देखकर आवाज लगाई, बड़ी हवेली वाली दीदी, आपके लिए किसी ने दिया है। मृणालिनी चौंक गई। उसने जल्दी से नीचे आकर वह कागज लिया। उस पर सिर्फ 2 लाइनें लिखी थीं, हर रोज आपकी खिड़की में एक उदास चेहरा दिखाई देता है। क्या उदासी भी इतनी खूबसूरत हो सकती है? नीचे कोई नाम नहीं था, लेकिन वह समझ गई। उस रात, बरसों बाद, उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। उसने जवाब नहीं लिखा, लेकिन अगले दिन जानबूझकर खिड़की थोड़ी देर तक खुली छोड़ी, और सामने बालकनी में बैठे आदमी ने धीरे से बांसुरी की धुन बदल दी। अब उन दोनों के बीच शब्दों से ज्यादा खामोशियां बोलने लगी थीं। धीरे धीरे मृणालिनी को उसकी आदत होने लगी। सुबह चाय पीते समय
उसकी नज़र सामने वाले मकान पर चली जाती। रात को अगर बांसुरी देर से बजती तो उसे बेचैनी होने लगती, और शायद उधर भी कुछ ऐसा ही था। एक शाम बहुत तेज आंधी आई, मकानों की खिड़कियां जोर जोर से बजने लगीं। नौकरानी डरकर नीचे भाग गई। मृणालिनी अकेली ऊपर कमरे में थी। तभी अचानक उसकी खिड़की जोर से खुली और बारिश का पानी कमरे में आने लगा। वो खिड़की बंद करने दौड़ी, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि खिड़की उसके हाथ से नहीं संभल रही थी। तभी पीछे से किसी ने खिड़की पकड़ ली। वो घबरा गई। सामने वही आदमी खड़ा था। शायद खुला दरवाजा देखकर वो अंदर आ गया था। कुछ पल दोनों बिल्कुल पास खड़े रहे। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरे पर गिर रही थीं। उस आदमी ने धीरे से कहा, माफ कीजिए, लगा आपको मदद की जरूरत है। मृणालिनी पहली बार उसकी आंखों में देख रही थी। उन आंखों में अजीब सी थकान थी, जैसे वह आदमी भी बहुत कुछ खो चुका हो। उसने धीमे स्वर में पूछा, आपका नाम? वो हल्का मुस्कुराया, देवेंद्र। नाम सुनते ही जाने क्यों मृणालिनी के भीतर कुछ कांप गया। देवेंद्र, जैसे ये नाम उसने पहले भी कहीं सुना हो, लेकिन कहाँ उसे याद नहीं आया। तभी नीचे से नौकरानी की आवाज आई, मालकिन साहब आ गए। मृणालिनी का चेहरा अचानक बदल गया। देवेंद्र ने भी उसकी आंखों में डर देख लिया। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, मैं चलता हूँ, और बिना कुछ कहे बारिश में भीगता हुआ वापस सामने वाले मकान में चला गया। कुछ देर बाद उसका पति कमरे में आया। हमेशा की तरह भारी आवाज, सख्त चेहरा। उसने कमरे की भीगी हालत देखकर पूछा, कोई आया था यहाँ? मृणालिनी के हाथ कांप गए, लेकिन उसने नजरें झुकाकर कहा, नहीं। उस रात बहुत देर तक उसे नींद नहीं आई, क्योंकि पहली बार उसे अपने झूठ से डर नहीं लगा था। उसे डर था कि कहीं ये रिश्ता सच न बन जाए। उस रात के बाद मृणालिनी ने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की। उसने खिड़की बंद रखनी शुरू कर दी, डायरी अलमारी में छुपा दी, और रात को जल्दी सोने लगी। लेकिन कुछ आदतें इंसान नहीं छोड़ता, बस उनसे दूर भागने का अभिनय करता है। 3 दिन तक सामने वाली बालकनी अंधेरी रही। ना बांसुरी की आवाज, ना कोई चिट्ठी। और तभी मृणालिनी को पहली बार एहसास हुआ कि किसी की मौजूदगी कितनी चुपचाप जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। चौथे दिन शाम को नौकरानी ने आकर कहा, मालकिन, सामने वाले बाबू को तेज बुखार है। सुबह से दरवाजा नहीं खुला। मृणालिनी का दिल जैसे धक से रुक गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली, तो मुझे क्यों बता रही हो? नौकरानी मुस्कुराई, क्योंकि आपकी खिड़की आज भी उधर ही देख रही थी। रात बहुत भारी थी, बारिश लगातार हो रही थी। मृणालिनी बार बार सामने वाले बंद दरवाजे को देख रही थी। आखिर देर रात उसने एक शॉल ओढ़ी और चुपचाप मकान से बाहर निकल गई। गली सुनसान थी, सिर्फ बारिश की आवाज थी। उसने कांपते हाथों से देवेंद्र के मकान का दरवाजा खटखटाया। कोई जवाब नहीं। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। वह धीरे से अंदर चली गई। पूरा मकान पुरानी किताबों की खुशबू से भरा था। टेबल पर अधूरी चाय रखी थी, कुछ कागज बिखरे थे, और खिड़की के पास देवेंद्र बेहोशी जैसी हालत में बैठा था। माथा तेज बुखार से जल रहा था। मृणालिनी घबरा गई। देवेंद्र, उसने पहली बार उसका नाम लिया था। देवेंद्र ने मुश्किल से आंखें खोलीं और हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे लगा था आप नहीं आएंगी। मृणालिनी की आंखें भर आईं। वह तुरंत रसोई में गई, पानी गर्म किया, दवा ढूंढी, और सारी रात उसके पास बैठी रही। कभी माथे पर भीगा कपड़ा रखती, कभी खिड़की बंद करती। बारिश बाहर गिरती रही, और भीतर 2 अकेले लोग धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आते रहे। रात के लगभग 3 बजे देवेंद्र ने धीमे स्वर में पूछा, आप इतनी उदास क्यों रहती हैं? मृणालिनी कुछ देर चुप रही, फिर बहुत धीरे बोली, क्योंकि कुछ औरतें शादी के बाद घर तो पा लेती हैं, लेकिन अपना जीवन खो देती हैं। कमरे में लंबी खामोशी छा गई।
देवेंद्र बस उसे देखता रहा। फिर बोला, कभी कभी इंसान को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके सामने वह टूट सके। ये सुनते ही मृणालिनी रो पड़ी। शायद बरसों का जमा हुआ दर्द पहली बार बाहर आया था। देवेंद्र ने उसे छुआ तक नहीं, बस चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि कुछ आंसू सांत्वना नहीं, सिर्फ जगह मांगते हैं। सुबह होने लगी थी, बारिश अब धीमी पड़ चुकी थी। मृणालिनी जाने के लिए उठी, तभी उसकी नज़र टेबल पर रखी एक पुरानी डायरी पर पड़ी। उसके ऊपर लिखा था, मृणालिनी। वो सन रह गई। उसने कांपते हाथों से डायरी खोली। पहले ही पन्ने पर उसकी बचपन की तस्वीर रखी थी और नीचे लिखा था, जिस लड़की को मैं बरसों पहले खो चुका था, शायद किस्मत ने उसे फिर मेरे सामने ला खड़ा किया। मृणालिनी की सांसें रुक गईं। देवेंद्र उसे पहले से जानता था। मृणालिनी के हाथ कांपने लगे। वह बार बार उस तस्वीर को देख रही थी। वही छोटी सी लड़की, दो चोटियां, हाथ में किताब और आंखों में वही मासूमियत। ये तस्वीर उसके बचपन की थी, लेकिन ये देवेंद्र के पास कैसे आई? उसने धीरे से पूछा, ये आपको कहाँ मिली? देवेंद्र कुछ देर चुप रहा, फिर खिड़की के बाहर गिरती बारिश को देखते हुए बोला, कुछ लोग जिंदगी में अचानक नहीं आते, वे बहुत पहले से हमारी किस्मत में लिखे होते हैं। मृणालिनी की धड़कनें तेज हो गईं। देवेंद्र ने धीमे स्वर में कहना शुरू किया, बहुत साल पहले तुम्हारे पिता के पुराने बंगले में मेरे पिता काम किया करते थे। मैं अक्सर वहां आता था और हर शाम एक छोटी लड़की को पेड़ के नीचे बैठकर किताब पढ़ते देखता था। मृणालिनी की आंखें फैल गईं। उसे धुंधला सा याद आया, एक लड़का जो दूर खड़ा उसे देखा करता था। देवेंद्र मुस्कुराया, तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन एक बार तुमने मुझे अपनी कहानी वाली किताब दी थी और उसी दिन मुझे पहली बार लगा था कि कुछ लोग किताबों की तरह होते हैं, जिन्हें बस पढ़ते जाने का मन करता है। मृणालिनी की पलकों पर आंसू उतर आए। इतने वर्षों बाद कोई उसे इतनी गहराई से याद रख सकता है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। देवेंद्र ने डायरी बंद कर दी, फिर धीमे स्वर में बोला, जब तुम्हारी शादी हुई मैं उस शहर में नहीं था, लेकिन जब वापस लौटा और पता चला कि तुम इसी शहर में हो, तो जाने क्यों मैं खुद को रोक नहीं पाया। कमरे में फिर वही लंबी खामोशी उतर आई। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन भीतर दोनों के दिलों में कुछ नया शुरू हो चुका था। मृणालिनी जल्दी से वहां से निकल आई, लेकिन उस दिन के बाद वो खुद से नजरें नहीं मिला पा रही थी। अब देवेंद्र सिर्फ एक अजनबी नहीं रहा था, वो उसका अतीत भी था, और शायद उसकी अधूरी जिंदगी का सबसे सुंदर हिस्सा भी। उस रात बहुत दिनों बाद मृणालिनी ने अपनी डायरी खोली और लिखा, कुछ रिश्ते वक्त के बाद नहीं, जन्मों के बाद मिलते हैं। दिन गुजरते गए। अब देवेंद्र कभी कभी उसके लिए किताबें छोड़ जाता, पुराने उपन्यास, कविताएं, पीले पड़ चुके खत, और हर किताब के अंदर एक छोटी सी पंक्ति लिखी होती, आपकी खामोशी अब भी सबसे खूबसूरत चीज है। मृणालिनी धीरे धीरे बदलने लगी। उसकी आंखों में फिर चमक लौटने लगी। वो फिर से बालों में फूल लगाने लगी। कभी कभी आईने के सामने रुककर खुद को देखने लगी, जैसे कोई मरा हुआ हिस्सा धीरे धीरे फिर जीने लगा हो। लेकिन खुशियाँ उस पीले मकान में ज्यादा देर टिकती नहीं थीं। एक शाम उसका पति अचानक जल्दी घर लौट आया। उसके हाथ में वही किताब थी जो देवेंद्र ने सुबह भेजी थी। उसने किताब मेज पर फेंक दी और भारी आवाज में पूछा, कौन है ये देवेंद्र? मृणालिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। कमरे की हवा जैसे अचानक भारी हो गई। उसने कांपती उंगलियों से किताब उठानी चाही, लेकिन उसके पति ने उससे पहले ही किताब अपने हाथ में ले ली। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, कुछ और था, अपमान, शक और वह अहंकार जो अक्सर उन लोगों में होता है जो रिश्तों को अपनी जागीर समझते हैं। उसने किताब के अंदर रखा छोटा सा कागज निकाला,
और धीमे मगर खतरनाक स्वर में पड़ा, कुछ लोग देर से मिलते हैं ताकि हम समझ सकें कि सच्चा सुकून कैसा होता है। मृणालिनी की सांस अटक गई। कुछ पल कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर वह आदमी अचानक हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी किसी तूफान से ज्यादा डरावनी थी। तो अब तुम चिट्ठियां भी लिखने लगी हो? मृणालिनी ने धीमे स्वर में कहा। उसमें ऐसा कुछ नहीं है। चुप। उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। मैंने तुम्हें नाम दिया, घर दिया, इज्जत दी, और तुम? मृणालिनी ने पहली बार उसकी आंखों में देखकर कहा, घर दिया था, जिंदगी नहीं। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। शायद पहली बार किसी ने उसके अधिकार को चुनौती दी थी। उसने गुस्से में मेज पर रखा फूलदान फेंक दिया। कांच टूटकर फर्श पर बिखर गया। मृणालिनी डरकर पीछे हट गई, लेकिन इस बार उसकी आंखों में डर से ज्यादा थकान थी। वह वर्षों से टूटती आ रही थी, और अब शायद टूटने की सीमा खत्म हो चुकी थी। उस रात पूरा मकान खामोश रहा, लेकिन सामने वाले मकान की बालकनी में देर तक रोशनी जलती रही। देवेंद्र समझ चुका था, कुछ न कुछ हुआ है। अगले दिन सुबह मृणालिनी की खिड़की बंद थी, दोपहर तक बंद, शाम तक भी, और रात को पहली बार उस खिड़की में कोई रोशनी नहीं जली। देवेंद्र बेचैन हो उठा। उसने कई बार बालकनी से देखा, लेकिन पीला मकान आज किसी कब्र जैसा शांत था। उधर मृणालिनी अपने कमरे में बंद बैठी थी। उसके गाल पर चोट का हल्का निशान था, लेकिन उसे उस दर्द की आदत हो चुकी थी। दर्द नया नहीं था, बस इस बार दिल पहली बार जीना चाहता था। उसने अलमारी खोली और अपनी पुरानी डायरी निकालकर पढ़ने लगी। हर पन्ने पर अकेलापन था, हर शब्द में घुटन। फिर उसे देवेंद्र की लिखी हुई वह पंक्ति दिखाई दी, कभी कभी इंसान को सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होता है जिसके सामने वह टूट सके। और जाने क्यों, उस रात मृणालिनी पहली बार अपने लिए रोई। अचानक खिड़की पर हल्की सी आवाज हुई। उसने चौंककर देखा, बारिश में भीगा हुआ एक छोटा सा कागज भीतर गिरा था। उसने कांपते हाथों से उसे खोला। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर दर्द बहुत बढ़ जाए तो खिड़की खोल दीजिएगा, मैं सामने ही हूँ। मृणालिनी देर तक उस कागज को देखती रही, और बरसों बाद उसे पहली बार महसूस हुआ कि शायद दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसके आंसू गिरने से पहले उनकी आवाज सुन लेता है। उस रात मृणालिनी ने खिड़की नहीं खोली, लेकिन वह पूरी रात उस छोटे से कागज को सीने से लगाए बैठी रही। कभी उसे पढ़ती, कभी आंखें बंद कर लेती, जैसे उन शब्दों में उसे बरसों बाद थोड़ा सा सहारा मिला हो। सुबह जब आईने में उसने खुद को देखा, तो पहली बार उसे अपने चेहरे पर उम्र दिखाई दी। ये उम्र सालों की नहीं थी, ये इंतजार की उम्र थी। नीचे से नौकरानी की आवाज आई, मालकिन साहब 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। मृणालिनी चुप रही, लेकिन उसके भीतर जाने कैसी हल्की सी सांस उठी। शाम तक पूरा मकान खाली हो गया। अब सिर्फ वह थी, उसकी खामोशी, और सामने वाला मकान। रात धीरे धीरे उतर रही थी। सामने बालकनी में देवेंद्र खड़ा था। आज उसके हाथ में बांसुरी नहीं थी, बस एक पुरानी किताब। उसने दूर से ही किताब उठाकर दिखाई। मृणालिनी के होठों पर हल्की मुस्कान आई। किताबों के बहाने वे दोनों अब एक दूसरे तक पहुंचने लगे थे। कुछ देर बाद नौकरानी ने आकर कहा, सामने वाले बाबू ने ये किताब भेजी है। मृणालिनी ने किताब खोली। बीच में एक सूखा हुआ गुलाब रखा था, और नीचे लिखा था, कुछ लोग देर से खिलते हैं, लेकिन उनकी खुशबू उम्र भर रहती है। उसका दिल कांप गया। वह जल्दी से खिड़की तक गई। देवेंद्र वहीं खड़ा था। पहली बार दोनों ने बिना नजरें चुराए एक दूसरे को देखा। उस रात मृणालिनी खुद को रोक नहीं पाई। बरसों से बंद पड़े उस पीले मकान का दरवाजा धीरे से खुला, और वह बारिश में भीगती हुई सामने वाले मकान तक चली गई। देवेंद्र दरवाजे पर ही खड़ा था, जैसे उसे पता था वह आएगी। कुछ पल दोनों सिर्फ एक दूसरे को देखते रहे। फिर देवेंद्र धीरे से बोला, आपको डर नहीं लगता?
मृणालिनी हल्का सा मुस्कुराई। डर तो बरसों से लगता था, आज पहली बार जीने का मन हुआ है। ये सुनकर देवेंद्र की आंखें भर आईं। उसने धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, पुरानी किताबों की खुशबू, खिड़की पर गिरती बारिश और दो लोग जो शायद बहुत देर से एक दूसरे तक पहुंचे थे। देवेंद्र ने चाय बनाई। मृणालिनी कमरे में रखी किताबें देखती रही। हर किताब पर छोटे छोटे निशान थे, जैसे कोई उन्हें बार बार पढ़ता रहा हो। तभी उसकी नज़र एक फ्रेम पर पड़ी। उसमें एक पुरानी तस्वीर थी, बहुत छोटी उम्र का देवेंद्र और उसके साथ मृणालिनी के पिता। वह चौंक गई। आप मेरे पिता को जानते थे? देवेंद्र कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, उन्होंने ही मुझे पढ़ाया था। मैं बहुत गरीब था, लेकिन तुम्हारे पिता कहते थे, जिस लड़के की आंखों में किताबें बस जाएं, वह जिंदगी में कभी छोटा नहीं रहता। मृणालिनी की आंखें भीग गईं। उसे पहली बार लगा, देवेंद्र सिर्फ उसकी जिंदगी में नहीं आया, वह शायद उसकी अधूरी दुनिया का खोया हुआ हिस्सा था। तभी अचानक बाहर बिजली जोर से कड़की और उसी पल पीले मकान के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। मृणालिनी का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। उसने खिड़की की तरफ देखा। पीले मकान के बाहर वही काली गाड़ी खड़ी थी। उसका पति लौट आया था। बारिश अब और तेज हो चुकी थी। देवेंद्र भी समझ गया। कमरे में अचानक डर उतर आया, लेकिन उस डर से भी ज्यादा एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वक्त उनके हाथों से फिसल रहा हो। मृणालिनी जल्दी से उठी। मुझे जाना होगा। देवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ लिया, बहुत हल्के से, जैसे पूछ रहा हो, क्या हर बार तुम यूं ही चली जाओगी? मृणालिनी की आंखें भर आईं। उसने पहली बार अपना हाथ पीछे नहीं खींचा। कुछ पल दोनों वैसे ही खड़े रहे। बाहर बारिश गिरती रही और भीतर दो धड़कनों के बीच एक खामोश इकरार जन्म ले चुका था। तभी बाहर से गाड़ी का दरवाजा बंद होने की आवाज आई। मृणालिनी घबरा गई। वह जल्दी से पीछे हट गई। देवेंद्र ने बिना कुछ कहे उसके लिए दरवाजा खोल दिया, लेकिन जब वह बाहर जाने लगी तो उसने धीमे स्वर में कहा, अगर इस बार भी तुम खुद को खो दोगी तो शायद जिंदगी तुम्हें दोबारा मौका नहीं देगी। मृणालिनी रुक गई। उसने पलटकर देवेंद्र को देखा। उसकी आंखों में पहली बार डर से ज्यादा प्रेम था। लेकिन अगले ही पल वह बारिश में भीगती हुई वापस पीले मकान की तरफ दौड़ गई। उधर उसका पति दरवाजे पर खड़ा था, चेहरे पर वही सख्त खामोशी। उसने मृणालिनी को ऊपर से नीचे तक देखा, भीगे बाल, कांपते हाथ और आंखों में छुपी घबराहट। वह सब समझ चुका था। धीमे स्वर में उसने पूछा, कहाँ थी तुम? मृणालिनी के होंठ कांप गए, लेकिन इस बार वह झूठ नहीं बोल पाई। कमरे में लंबी खामोशी फैल गई। फिर वह आदमी धीरे से हंसा और बोला, तो आखिर तुम्हें भी प्यार हो ही गया। उसकी आवाज में दर्द नहीं था, सिर्फ टूटा हुआ अहंकार था। वह खिड़की तक गया, सामने वाले मकान की तरफ देखा और धीमे स्वर में बोला, जानती हो मृणालिनी, औरत जब चुप रहना छोड़ दे तो समझो वह किसी और की हो चुकी है। मृणालिनी की आंखों से आंसू बह निकले। बरसों तक उसने इस आदमी के साथ सिर्फ कर्तव्य निभाया था, लेकिन आज पहली बार उसका दिल किसी और के लिए धड़का था, और शायद यही उसका सबसे बड़ा अपराध था। उस रात पूरा पीला मकान जागता रहा। एक कमरे में मृणालिनी रोती रही और सामने वाले मकान की बालकनी में देवेंद्र देर तक खड़ा रहा। बारिश अब थम चुकी थी, लेकिन तीनों की जिंदगी में एक तूफान उतर चुका था। सुबह होने से पहले मृणालिनी के कमरे के नीचे एक छोटा सा पत्थर आकर गिरा। उसमें कागज बंधा था। उसने जल्दी से उठाकर खोला। देवेंद्र की लिखावट थी, आज रात आखिरी बार मिलो, क्योंकि कुछ फैसले पूरी जिंदगी बदल देते हैं। पूरा दिन मृणालिनी उस छोटे से कागज को छुपाती रही। बार बार उसे लगता, कोई उसके दिल की धड़कन सुन लेगा। उसका पति असामान्य रूप से शांत था। वह न गुस्सा कर रहा था, न सवाल पूछ रहा था।
और यही खामोशी मृणालिनी को सबसे ज्यादा डरा रही थी। शाम को उसने अचानक कहा, कल हम ये शहर छोड़ रहे हैं। मृणालिनी के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। कहाँ? दिल्ली। बस एक शब्द, जैसे किसी ने उसकी सांसें छीन ली हों। उसने धीरे से सामने वाली खिड़की की तरफ देखा, जहां शाम होते ही एक हल्की रोशनी जल जाया करती थी। आज भी जली थी, लेकिन शायद यह आखिरी रात थी। रात धीरे धीरे गहराने लगी। पूरा मकान सो गया। मृणालिनी बहुत देर तक अपने कमरे में बैठी रही। फिर उसने अलमारी खोली, सफेद शॉल ओढ़ी, डायरी उठाए और बिना आवाज किए सीढ़ियां उतर गई। गली सुनसान थी, सिर्फ दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज। और सामने देवेंद्र के मकान की खुली खिड़की। वो अंदर पहुंची तो देवेंद्र पहले से जाग रहा था। जैसे उसे यकीन था वो आएगी। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी। टेबल पर 2 कप चाय रखे थे और बीच में एक पुरानी डायरी। मृणालिनी ने धीमे स्वर में पूछा, आपको कैसे पता था मैं आऊंगी? देवेंद्र हल्का मुस्कुराया, कुछ लोग कदमों की आवाज से नहीं, दिल की बेचैनी से आते हैं। मृणालिनी की आंखें भर आईं। वो उसके सामने बैठ गई। दोनों कुछ देर चुप रहे, जैसे दोनों जानते हों कि यह रात बहुत छोटी है और बातें बहुत लंबी। देवेंद्र ने धीरे से डायरी उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए है। मृणालिनी ने डायरी खोली। उसमें हर पन्ने पर उसी का जिक्र था, उसकी मुस्कान, उसकी खामोशी, उसकी खिड़की, उसकी उदास आंखें। और एक पन्ने पर लिखा था, मैंने तुम्हें छूने से ज्यादा तुम्हें समझने की इच्छा की है। मृणालिनी रो पड़ी, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके चेहरे से आगे उसकी आत्मा को देखा था। देवेंद्र धीरे से बोला, चलो मेरे साथ। कमरे की हवा जैसे रुक गई। मृणालिनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी, बस एक थका हुआ प्रेम था। मैं तुम्हें किसी महल में नहीं रख पाऊंगा, लेकिन शायद तुम्हें अकेला भी नहीं रहने दूंगा। मृणालिनी की पलकों पर आंसू कांपने लगे। बरसों से वह इसी एक वाक्य का इंतजार कर रही थी, किसी ऐसे इंसान का जो उसे चीज नहीं, इंसान समझे। लेकिन अगले ही पल उसे अपना घर याद आया, समाज, नाम, बंधन और सबसे ज्यादा अपनी वह जिंदगी जिसे छोड़ने की हिम्मत उसमें अब भी नहीं थी। उसने कांपती आवाज में कहा, काश आप मुझे कुछ साल पहले मिले होते। देवेंद्र मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें भीग चुकी थीं। प्रेम हमेशा सही समय पर नहीं आता मृणालिनी। कभी कभी वह सिर्फ ये बताने आता है कि हम जीना भूल चुके थे। बाहर अचानक तेज हवा चली, खिड़की खुल गई और उसी पल नीचे गली में किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई। देवेंद्र और मृणालिनी दोनों एक साथ खिड़की की तरफ मुड़े। नीचे वही काली गाड़ी खड़ी थी, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ उसका पति नहीं था, 2 और आदमी भी थे। मृणालिनी का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। देवेंद्र सब समझ चुका था। शायद अब बात सिर्फ शक तक नहीं रही थी। उसने तुरंत खिड़की बंद कर दी और धीमे स्वर में बोला, तुम्हें अभी वापस जाना होगा। मृणालिनी कांपती आवाज में बोली, और आप? देवेंद्र हल्का मुस्कुराया, कुछ लोग हमेशा कहानी में रह जाते हैं, जिंदगी में नहीं। नीचे भारी कदमों की आवाज आने लगी, सीढ़ियां चढ़ते हुए जूतों की आवाज। मृणालिनी घबरा गई। देवेंद्र ने उसका हाथ पकड़ा और पीछे वाले छोटे दरवाजे की तरफ ले गया। इस रास्ते से जाओ। मृणालिनी रो पड़ी, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। देवेंद्र ने पहली बार उसके चेहरे को दोनों हाथों से थाम लिया, बहुत धीरे से, जैसे कोई टूटी हुई चीज संभालता है। अगर तुम रुक गई तो लोग हमारी मोहब्बत को गंदा नाम दे देंगे, लेकिन अगर तुम चली गई तो शायद ये प्रेम हमेशा पवित्र रहेगा। मृणालिनी की आंखों से आंसू लगातार गिरते रहे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द टूट चुके थे। उधर बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। देवेंद्र, दरवाजा खोलो। मृणालिनी डर गई। देवेंद्र ने जल्दी से उसकी डायरी उसके हाथ में रख दी और बोला, जब भी लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, इसे पढ़ लेना।
तुम्हें यकीन हो जाएगा कि इस दुनिया में कोई था जिसने तुम्हारी खामोशी से भी प्रेम किया था। दस्तक अब और तेज हो चुकी थी। देवेंद्र ने पीछे का दरवाजा खोल दिया। बाहर अंधेरी गली थी, हल्की बारिश और ठंडी हवा। मृणालिनी जाते जाते रुक गई। उसने पलटकर देवेंद्र को देखा। वह वहीं खड़ा था, शांत, थका हुआ, लेकिन आंखों में वही प्रेम, जैसे वह पहले ही जानता हो कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है। मृणालिनी भागती हुई गली में निकल गई और अगले ही पल देवेंद्र के कमरे का दरवाजा जोर से टूटने की आवाज आई। उस रात पूरा शहर बारिश में भीगता रहा और पीले मकान की खिड़की सुबह तक खुली रही, लेकिन सामने वाली बालकनी में उस रात बांसुरी नहीं बजी। सुबह होते ही मोहल्ले में खबर फैल गई, सामने वाले मकान वाला आदमी रातों रात शहर छोड़कर चला गया। कोई नहीं जानता था वो कहाँ गया, क्यों गया और क्या सच में गया भी। मृणालिनी ने उस दिन अपनी खिड़की पहली बार बंद कर दी। दिन बीतते गए, महीने गुजर गए, लेकिन हर रात सोने से पहले वह देवेंद्र की दी हुई डायरी पढ़ती। उसमें एक पन्ना ऐसा भी था जिसे उसने पहले कभी नहीं खोला था। एक रात हिम्मत करके उसने वह पन्ना खोला और उसमें लिखा था, अगर किसी दिन मैं अचानक चला जाऊं तो मुझे ढूंढना मत, क्योंकि प्रेम का सबसे सुंदर रूप इंतजार होता है। उस पन्ने को पढ़ने के बाद मृणालिनी बहुत देर तक चुप बैठी रही। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक थी और बाहर धीमी बारिश की आवाज। उसने धीरे से डायरी बंद की और उसे सीने से लगा लिया, जैसे उसमें अब भी देवेंद्र की धड़कन बाकी हो। दिन गुजरते गए, धीरे धीरे उसने दुनिया के सामने फिर वही शांत चेहरा पहन लिया। वह फिर उसी पीले मकान की औरत बन गई, कम बोलने वाली, धीरे चलने वाली और हर शाम खिड़की के पास बैठने वाली। लेकिन अब एक फर्क था, उसकी आंखें हर रात सामने वाली खाली बालकनी को ढूंढती थीं, जहां अब सिर्फ अंधेरा रहता था। कभी कभी उसे लगता रात के बहुत गहरे सन्नाटे में कोई दूर से बांसुरी बजा रहा है। वह घबराकर खिड़की तक दौड़ती, लेकिन बाहर सिर्फ हवा होती। एक रात उसका पति अचानक बोला, तुम अब भी उसका इंतजार करती हो? मृणालिनी चुप रही। वह आदमी धीमे स्वर में हंसा, लेकिन इस बार उसकी हंसी में हार थी। अजीब बात है, वह बोला, मैंने तुम्हें सालों अपने पास रखा, लेकिन तुम्हारा दिल कुछ महीनों में कोई और ले गया। मृणालिनी ने पहली बार उसके लिए भी दुख महसूस किया। शायद वह आदमी बुरा नहीं था, बस प्रेम करना नहीं जानता था, और प्रेम सीखा नहीं जा सकता। उस रात के बाद उसका पति बदलने लगा। अब वो चिल्लाता नहीं था, कभी कभी चुपचाप उसके लिए चाय रख जाता, कभी पूछ लेता, दवा ली। लेकिन कुछ रिश्ते बहुत देर से सुधरते हैं, इतनी देर से कि तब तक दिल कहीं और जा चुका होता है। सर्दियां आ गईं, पुराने शहर की गलियों में धुंध उतरने लगी। एक शाम मृणालिनी अपनी अलमारी साफ कर रही थी, तभी उसे देवेंद्र की दी हुई किताबों में एक पुराना लिफाफा मिला, पीला पड़ा हुआ। उस पर लिखा था, ये पत्र मेरे जाने के बाद ही खोलना। उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से लिफाफा खोला। अंदर देवेंद्र की लिखावट थी, मृणालिनी, जब तुम ये पत्र पढ़ रही होगी तब शायद मैं इस शहर में नहीं रहूंगा। मुझे जाना पड़ा क्योंकि कुछ प्रेम साथ रहकर नहीं बचते, दूर जाकर बचते हैं। तुम जानती हो, मैंने जिंदगी में बहुत कम चीजें चाही थीं, लेकिन तुम्हें देखकर पहली बार लगा कि शायद मैं भी किसी का घर बन सकता हूँ। तुम्हारे साथ बिताई गई वे छोटी छोटी शामें मेरी पूरी जिंदगी से ज्यादा सुंदर थीं। अगर कभी तुम्हें लगे कि दुनिया में कोई तुम्हें नहीं समझता, तो आसमान की तरफ देखना, मैं वहीं कहीं तुम्हारी खामोशी सुन रहा होऊंगा। देवेंद्र। पत्र पढ़ते पढ़ते मृणालिनी की आंखों से आंसू टपकने लगे, लेकिन इस बार उन आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं था, एक अजीब सा सुकून भी था। क्योंकि कुछ लोग हमारी जिंदगी में रहने नहीं आते, वे सिर्फ ये याद दिलाने आते हैं कि हमारा दिल अब भी जिंदा है। उस रात
बहुत दिनों बाद मृणालिनी ने अपनी खिड़की खोली। ठंडी हवा भीतर आई और दूर कहीं, बहुत दूर, उसे फिर वही बांसुरी सुनाई दी। मृणालिनी अचानक खड़ी हो गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वो खिड़की से बाहर झुककर सुनने लगी। हाँ, वो वही धुन थी, धीमी, दर्द से भरी, और बिल्कुल वैसी जैसी सिर्फ देवेंद्र बजाया करता था। उसकी आंखें भर आईं। बरसों बाद उसे पहली बार लगा कि शायद इंतजार अभी खत्म नहीं हुआ। उस रात वह सो नहीं पाए। सुबह होते ही वो उसी पुराने रास्ते पर निकल गई, जहाँ कभी देवेंद्र के साथ बारिश में चली थी। पुराना शहर अब बदलने लगा था। कई मकान टूट चुके थे, नई दुकानें खुल गई थीं, लेकिन सामने वाला वह मकान अब भी बंद पड़ा था, जैसे किसी ने उसके भीतर समय रोक दिया हो। मृणालिनी धीरे धीरे उसके दरवाजे तक पहुंची। उसने कांपते हाथों से दरवाजा छुआ, और तभी पीछे से आवाज आई, आप आज भी यहाँ आती हैं? वो पलटी। सामने वही छोटा लड़का खड़ा था, जो कभी चिट्ठियां लाया करता था। अब वो बड़ा हो चुका था। मृणालिनी ने जल्दी से पूछा, तुम्हें देवेंद्र के बारे में कुछ पता है? लड़का कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उन्होंने जाते वक्त एक चीज आपके लिए छोड़ी थी। मृणालिनी की सांस अटक गई। क्या? लड़का अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक पुराना लकड़ी का बक्सा लेकर लौटा। उस पर धूल जमी हुई थी। मृणालिनी ने धीरे से उसे खोला। अंदर कई चिट्ठियां थीं, कुछ सूखे गुलाब, एक टूटी हुई बांसुरी, और सबसे नीचे एक मोटी डायरी। पहले पन्ने पर लिखा था, पीले मकान की औरत। मृणालिनी के हाथ कांप उठे। उसने जल्दी से पन्ने पलटे। हर पन्ने पर उसकी कहानी लिखी थी। उसकी खामोशी, उसकी उदासी, उसकी मुस्कान, उसकी आंखें। देवेंद्र ने उसे एक उपन्यास बना दिया था, और आखिरी पन्ने पर लिखा था, कुछ प्रेम कहानियां पूरी नहीं की जाती, उन्हें बस लिखा जाता है, ताकि दुनिया जान सके कि प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं। मृणालिनी रो पड़ी। उसने कांपते हाथों से डायरी बंद की, और उसी क्षण उसे पहली बार एहसास हुआ, देवेंद्र उसे छोड़कर नहीं गया था, वो उसे अमर कर गया था। उस दिन के बाद मृणालिनी हर शाम अपनी खिड़की के पास बैठती और देवेंद्र की लिखी हुई वही कहानी पढ़ती। धीरे धीरे उसकी आंखों की उदासी बदलने लगी। अब उसमें दर्द कम और यादें ज्यादा थीं। साल गुजरते गए। पुराने शहर में लोग अब भी कहते, पीले मकान की खिड़की में एक औरत आज भी बैठी रहती है, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। लेकिन सच ये था, वो अब इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि कुछ लोग दूर जाकर भी हमारे भीतर रह जाते हैं। और एक रात जब शहर में फिर वैसी ही बारिश हो रही थी, मृणालिनी ने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला और लिखा, जिस प्रेम ने मुझे कभी पाया नहीं, उसी प्रेम ने मुझे पूरा कर दिया। उसने कलम बंद की, खिड़की के बाहर देखा, और होंठों पर हल्की मुस्कान के साथ धीरे से आंखें बंद कर लीं। उस रात पीले मकान की खिड़की बहुत देर तक खुली रही, और दूर कहीं, बहुत दूर, एक बांसुरी आखिरी बार बजती रही। स्वर। सुबह जब पुराने शहर की गलियों में धूप उतरी, तो लोगों ने पहली बार देखा, पीले मकान की खिड़की बंद थी। वही खिड़की जो बरसों से हर शाम खुल जाती थी। नौकरानी ने कई बार दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। आखिर डरते डरते वह भीतर गई। कमरा बिल्कुल शांत था। टेबल पर खुली डायरी, स्याही वाली कलम, और खिड़की के पास रखी कुर्सी, लेकिन मृणालिनी वहां नहीं थी। पूरा मकान खोजा गया, छत, आंगन, पुरानी सीढ़ियां, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। सिर्फ उसकी सफेद शॉल खिड़की के पास पड़ी थी। उस दिन पूरा मोहल्ला तरह तरह की बातें करता रहा। कोई बोला, शायद वह शहर छोड़कर चली गई। कोई बोला, इतने साल अकेली रहने के बाद उसका मन टूट गया होगा। लेकिन सच कोई नहीं जानता था। कुछ दिनों बाद पीले मकान को बेच दिया गया। नए लोग आए, नई पुताई हुई, पुरानी खिड़कियां बदल दी गईं। लेकिन अजीब बात ये थी, रात के बहुत गहरे सन्नाटे में लोगों को अब भी कभी कभी
बांसुरी की आवाज सुनाई देती, स्वर और बारिश वाली रातों में ऊपर वाली खिड़की अपने आप खुल जाती। साल बीतते गए, धीरे धीरे पीले मकान की कहानी उस शहर का किस्सा बन गई। माया अपने बच्चों को डराते हुए कहती, रात को उस गली में मत जाना, वहाँ एक औरत रहती थी जो किसी का इंतजार करते करते खुद कहानी बन गई। लेकिन कई साल बाद एक दिन पुरानी किताबों की दुकान पर एक उपन्यास मिला, धूल से ढका हुआ, पीले पड़े पन्ने, और उसके ऊपर लिखा था, पीले मकान की औरत। एक दर्द भरा प्रेम उपन्यास। लेखक का नाम नहीं था, बस आखिरी पन्ने पर स्याही से लिखा था, ये कहानी उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रेम में किसी को खोया नहीं, खुद को खो दिया। उस उपन्यास को पढ़ने वाले लोग दिनों तक चुप रहते, क्योंकि वह सिर्फ कहानी नहीं थी, वह उन सब लोगों का दर्द थी जो जिंदगी भर किसी एक आवाज, एक चेहरे या एक अधूरी मोहब्बत से बाहर नहीं आ पाते। और कहते हैं, आज भी अगर बरसात की रात में पुराने शहर की उस गली से गुजरें तो ऊपर वाली खिड़की में एक औरत दिखाई देती है, सफेद शॉल ओढ़े, हाथ में डायरी लिए, जैसे अब भी किसी अधूरी पंक्ति को पूरा कर रही हो। कुछ प्रेम कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस किताबों में छिप जाती हैं, ताकि अगली बार कोई अकेला इंसान उन्हें पढ़े और खुद को थोड़ा कम अकेला महसूस करे। पीले मकान की औरत, एक दर्द भरा प्रेम उपन्यास। लेखिका अनुपमा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को कहीं छुआ हो तो इस सफर में अनुपमा का साथ जरूर दीजिए। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और ऐसे ही दर्द भरे प्रेम उपन्यास सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।